Let's go. Today we're going to discuss something called as wave nature of matter, and particularly we're going to discuss something called as de Broglie hypothesis. It's one of the most beautiful and interesting hypothesis. जिसे लास्ट ईयर 11th में केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा उनको मैंने ये बताया होगा, बट in this chapter it is very very important to study, and we are in the last topics of the chapter, so discussing this becomes very 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 important and very crucial. de Broglie, ऐसे वर्ड सुनने में ब्रॉगली लगेगा बट de Broglie है. It is pronounced as de Broglie. Okay. Now, so basically what he told is very simple. In fact, before starting with that, you should understand one thing. Photoelectric effects से एक चीज हमने clearly समझ ली कि there is a particle nature. Also मैंने तुमको बताया था there is wave nature, interference, diffraction, polarization, ये सब तुम पढ़ोगे. इन सब में wave nature मालूम पड़ता है. Photoelectric effect में तुम लोग को मालूम पड़ेगा particle nature. तो बाबा whether to consider wave or particle nature of light depends on experiment कौन सा कर रहे हो तुम. It's very very okay. So अब एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, कौन सा है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम पड़ सकता है. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट, दे नॉट अ सिंगल वे. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हियर. de Broglie in 1924 proposed a special theory, और उसने एक ही बात बोली थी, खाली उसने सिर्फ एक बात बोली थी, नेचर एज सिमेट्री. अब इसका मतलब क्या होता है भैया, नेचर इज सिमेट्रिकल और नेचर इज सिमेट्री. देखो द आइडिया इज वेरी सिंपल. पार्टिकल वेव, वेव पार्टिकल, ये कब से कंफ्यूजन चल रहा है. अपन ने देखा लाइट जो कि वेव प्रूव हुआ था वो अभी प्रूव हो चुका है कि वो पार्टिकल भी है. जो कि वेव था वो प्रूव हो गया कि वो पार्टिकल भी है. लाइट रेडिएशंस जिसको कितने सालों पहले लोगों ने बोला था वेव है, उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कॉम्पटन इफेक्ट से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा कि वो पार्टिकल भी है. तो de Broglie के दिमाग में आया अगर वेव पार्टिकल बन सकता है तो क्या हर एक पार्टिकल वेव नहीं हो सकता. उसके दिमाग में क्वेश्चन आया बेटा, एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो behaves as a particle. So can a particle behave as a wave? That was the question. So de Broglie made a very very daring theory, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला बाद में. कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ नहीं, हाइपोथेसिस से बात की उसने. उसने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with it. देखो ये चीज तो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि जो वेव है वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन जो पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल, ये लैपटॉप, तुम्हारे मोबाइल्स, तुम खुद भी वेव हो. लेकिन भाई लगता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, वैसे दिखता नहीं है बेटा, लेकिन तुम हो. उसको मैं आगे प्रूव भी कराऊंगा कैसे. एंड उन्होंने वेवलेंथ का फॉर्मूला भी दिया कि वेवलेंथ क्या होता है. एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे. मतलब हम भी वेव है बट हम दिखते तो नहीं है वैसे वेव की तरह मूव करते हुए. विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो. एंड उसी वेव को बोलते हैं, सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स. अब de Broglie ने उसका वेवलेंथ भी दिया, and that was very 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 important बच्चों, very important. Look at this condition.
According to de Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. Wave can guide the motion of these particles. The wave associated with the moving particle known as de Broglie wave or matter waves, जिसके मैंने बात की. तो हर एक पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव. और उन्होंने एक सिंपल सा डेरिवेशन दिया इसका वेवलेंथ का. उन्होंने क्या बोला, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी जो होती है इनकमिंग रेडिएशन की, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यू को एस सी बाय लैम्डा लिख सकता हूँ. एंड आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, उसको भी मैं लिख सकता हूँ. दोनों एनर्जी के रिलेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2. अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा. देखो एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सी कैंसल. Therefore h by lambda is equal to m into c. m into c, mass into velocity क्या होता है, मोमेंटम होता है. तो h will be equal to h upon lambda is equal to p. Therefore lambda will be equal to h upon p. ये हो गया तुम्हारा डी ब्रॉय का वेवलेंथ. सो लैम्डा, कोई वेव मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इट इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट. एंड इसी वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ. यहाँ पर लिखा है देखो, इट इज कॉल्ड एज डी ब्रॉय वेवलेंथ. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट. ठीक है, डेरिवेशन तो समझ में आ गया, इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन जो होती है, एंड न्यू को लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, एंड ये कैन आल्सो बी रिटन एज एमसी स्क्वायर. तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सी और सी कैंसल, एम इंटू सी इज नथिंग बट मोमेंटम. मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, उसमें उसको वो लिख दिया वेरी सिंपली. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज, देखो P इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट. मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ इसके बारे में, देखना सब लोग. P इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज अ वेवलेंथ, एंड P इज द मोमेंटम. अब समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये. नाउ दिस मोमेंटम शोज बच्चों द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर ही मोमेंटम शो करता है. पार्टिकल नेचर, वेवलेंथ, वेव का लेंथ इज शोन बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट. मतलब एक ऐसा इक्वेशन आ गया जहां पर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों भी दिखाई पड़ रही है बच्चों. दैट मींस हर एक पार्टिकल वेव नेचर भी शो करेगा. अब देखो एक समझने की ट्राई करना, हम पार्टिकल है तो हमारा मोमेंटम ज्यादा है तो हमारा वेवलेंथ कम होगा, इसके लिए हमें वेव नेचर हमें दिखाई नहीं पड़ती. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा तो उसका पार्टिकल नेचर कम होगा, मोमेंटम कम होगा. तो अकॉर्डिंगली इट चेंजेस. इसका मैं तुमको एग्जांपल भी दूंगा भरी. जैसे फॉर एग्जांपल, जो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी तुम्हारी बुक में भी है. एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं. समझो एक बॉल है, एक बॉल है, उस बॉल का लेट्स से कुछ मास है. लेट्स से मास ऑफ द बॉल इज नथिंग बट लेट्स से कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से 66 ग्राम और लेट्स से 100 ग्राम है, चलो. और ये बॉल मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ. लेट्स इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसका वेवलेंथ निकालो. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन p. h इज नथिंग बट 6.63 प्लैंक्स कांस्टेंट इन 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, एंड p इज नथिंग बट m into v, मास into वेलोसिटी. तो मास 100 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे, ऐसा यूनिट है, तो 100 अपॉन 1000 हो जाएगा. दिस इज 0.1 kg, 0.1 kg into 10 मीटर पर सेकेंड. तो 0.1 into 10 इज नथिंग बट 1, तो 1 हो जाएगा. तो वेवलेंथ आ जाएगा बच्चों 6.63 into 10 to the power minus 34. Okay, joule wavelength is always in बच्चों मीटर, राइट. तो तुम देखोगे ना, इतनी छोटी सी वैल्यू है ये, 10 to the power minus 34 है. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉलर वैल्यू. इसको अगर तुम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, लैम्डा इक्वल टू 6.63 into 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus 24. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10 मीटर. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 6.63 into 10 to the power minus 24 एमस्ट्रॉन्ग. मैंने एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया. अलग अलग यूनिट्स है. एमस्ट्रॉन्ग मतलब क्या, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज
10 to the power -10 मीटर। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 10 to the power -10 मैंने क्या लिखा, 10 to the power -10 into 10 to the power -24। 10 to the power -10 is nothing but 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब तुम देखोगे ना बॉल की वेवलेंथ तो है, दिस बॉल इज अ वेव ओनली, इट इज हैविंग अ वेवलेंथ, पार्टिकल तो दिख रहा है वो, उसका वेवलेंथ भी है, लेकिन वेवलेंथ बहुत छोटा है और अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो मेजर कर सके इतने छोटे वेवलेंथ को। अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो इतने छोटे वेवलेंथ को मेजर कर ले। लेकिन अगर वही मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, फॉर इलेक्ट्रॉन mass of the electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg, and suppose it is moving with velocity let's say 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, तब उसका तुम वेवलेंथ निकालोगे ना तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, फॉर एग्जांपल h is 6.63 into 10 to the power -34, p is m into v, तो m है 9.1 into 10 to the power -31 into v 10 to the power 6 है, तो पावर को डील करो, देखो 6.63 9.1 10 to the power -34 एंड -31 प्लस 6 तो -25 होता है, तो -25 ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा। 6.63 upon 9.1 10 to the power -34 प्लस 25, तो 6.63 अपॉन 9.1 इंटू 10 to the power लेट्स से काम करते हैं इसको अपन -9 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो लैम्बडा अपने को मिल गया, चलो इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, इसको अपन 66.63 को 66.3 लिख देते हैं, एंड 10 to the power -10 का हो जाएगा 10 to the power 10 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर बड़ा है तो एक कम करना पड़ेगा ना यहाँ पर, अपॉन 9.1। तो इसको अगर करेंगे अपन सॉल्व, कुछ 9 into 7 लेट्स से 7 ना, कुछ 7.33 आ जाएगा into 10 to the power -10 मीटर, एंड 10 to the power -10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 7.33 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बच्चों बहुत ज्यादा है, इसको तुम मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, इसको तुम मेजर कर सकते हो। बहुत सारे अभी मॉलिक्यूल्स का भी, आयोडीन मॉलिक्यूल वगैरह का भी मेजर कर पाए अपन, छोटे छोटे पार्टिकल का कर सकते हो, क्योंकि उन पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन अभी तो बॉल की बात की, बॉल का तो मेजर नहीं कर सकते, तो हमारे इंसान को तो छोड़ ही दो, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मेजर कर सके। बट पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पॉइंट ये है बच्चों कि तुम भी वेव हो, इसको मान के चलो, अब तुम भी वेव हो इसको मान के चलो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम देखो वेवलेंथ तुमको मिलती है, भले वो छोटी है लेकिन तुम भी वेव हो। Let us actually try to solve this question, very famous question. The particle is moving 3 times as fast as an electron. कोई पार्टिकल है जो 3 गुना फास्ट मूव कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन, ओके। The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of electron, the ratio of de Broglie wavelength of the particle to the electron given दिया है, कितना दिया रेशियो, 1.813 into 10 to the power -4, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि द पार्टिकल कुड बी, वो पार्टिकल क्या होगा, मतलब पार्टिकल का मास अगर तुम निकाल पाओ तो तुम बता सकते हो पार्टिकल क्या होगा, बराबर कि नहीं। देयरफॉर लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा e इज इक्वल टू, डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p, h अपॉन p, तो h अपॉन p क्या होता है, मोमेंटम, तो mp vp अपॉन h अपॉन me ve, कि मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अपॉन, ये h और h कैंसिल हो जाएगा, अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, me ve अपॉन mp vp, ठीक है। अब ये वैल्यू देके रखिए अपने को 1.813 into 10 to the power -4, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 9.9 into the power -31 होता है, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लेना, तो मास ऑफ द पार्टिकल हमको नहीं पता, वो तो निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज द इलेक्ट्रॉन, तो ve कैंसल। तो अगर तुम देखोगे इसको तुम शिफ्ट करो इधर, तो मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 9.1 into 10 to the power -31 अपॉन 3 into 1.183 into 10 to the power -4, 1 जा 3 जा रफली कट करोगे तो आ सकता है ना, और इसको ऊपर लेके जाओ, मास ऑफ द पार्टिकल इज 3 अपॉन 1.813 into 10 to the power -31 into 10 to the power 4 आ जाएगा, ये 10 to the power -31 into 10 to the power 4 is nothing but 10 to the power -27। अब तुमको पूरा आइडिया जाना चाहिए 10 to the power -7 27 किसका होता है, तो वो प्रोटॉन का ही होता है बच्चों, ओके।
प्रोटॉन का ही होता है। 1 AMU इज इक्वल टू, याद होगा तो लास्ट ईयर का तुम लोगों को, 1 AMU इज नथिंग बट 1.66 into 10 to the power -21 kg। तो कुछ 1 AMU जितना केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया था मैंने, इतना कुछ मास होता है प्रोटॉन का। तो मास द प्रोटॉन इतना होता है, तो प्रोटॉन ही होगा ना ऑब्वियसली वो। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो अपने को मिला बच्चों वेवलेंथ इज h/p, अपने को मिल गया सिंपली। नाउ अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो वेरी सिंपल, p is nothing but mass into velocity, okay this we know। अब काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर, तो इसको मैं से लिख सकता हूँ हाफ इंटू m इंटू v इंटू v, v स्क्वायर को मैं v इंटू v लिख सकता हूँ। अब m इंटू v क्या होता है बच्चों, देखो k विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v होता है p, बराबर, लेकिन वेलोसिटी रह जाएगा। तो लेट अस डू वन थिंग, इसको और सिंपल करते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको सिंपल कर देते, काम करते। चलो लेट्स डू वन थिंग, वी नो हाफ mv स्क्वायर, हमको वेलोसिटी का टर्म ही नहीं चाहिए, तो हम इसको वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन m इक्वल टू वेलोसिटी लिख सकते हैं अपन, हम वेलोसिटी को p अपॉन m लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, हाफ इंटू m इंटू v के बदले हम आ सकते हैं p बाय m द होल स्क्वायर। वो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m कैंसल, तो वो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, बराबर। तो p क्या हो जाएगा बच्चों, k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, देखो देखो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2mk, देखो p विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2mk। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, सो नाउ लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन p। अब हमको p मिल गया है रूट ऑफ 2mk, हो गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हो गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिंपल। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जो चीज अपने को हटानी होती है उसके टर्म्स में अपन को लिख देने का, उसको हटाना है ना अपने को, तो उसके बदले फॉर्मूला डाल देने का, तो p इज इक्वल टू m इंटू v, तो v हो जाएगा p अपॉन m, तो मैंने क्या किया, v के बदले p अपॉन m पुट कर दिया, तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर mm कैंसल, तो k इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m, तो p स्क्वायर को लिखा हमने 2mk, तो p विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2mk, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p के बदले में हमने रूट ऑफ 2mk आ गया।